जनवरी 1995। जब मैं उस जंग खाई हुई जीप से बाहर निकला और मेघालय के घने जंगलों के दिल में कदम रखा, तो मुझे एहसास हो गया था कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। स्टेशन प्रमुख के शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। ये पोस्ट हर किसी के लिए नहीं है राजेश। उन जंगलों में सिर्फ ड्यूटी निभाने से बात नहीं बनेगी, वहां टिके रहने के लिए जज्बा चाहिए। मुझे नहीं पता था कि वो जज्बा मुझ में था या नहीं। रेंजर स्टेशन मेरी कल्पना से कहीं छोटा था। एक बेजान लकड़ी की इमारत जिसकी छत सालों की बारिश और खाई के नीचे झुक चुकी थी। यह किसी पुराने खंडहर की तरह लग रहा था, बजाय किसी क्षेत्रीय वन अधिकारी के मुख्यालय के। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ा और चारों ओर नजर दौड़ाई। असंख्य घने पेड़, नम हवा की चिपचिपाहट और इतनी गहरी खामोशी कि वह अस्वाभाविक सी लग रही थी। जीप ड्राइवर भानु गाड़ी के पास खड़ा था, अपनी बीड़ी जलाते हुए। उसकी नजरें मुझ पर थीं, जैसे वह मुझसे ज्यादा इन जंगलों के बारे में जानता हो। यह आपका नया घर है साहब, उसने बीड़ी के धुएं को बाहर फेंकते हुए कहा। आदत हो जाएगी या फिर नहीं। बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात कह दी, मैंने सूखे लहजे में जवाब दिया। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। एक बात कहूंगा साहब, झील से दूर रहना। कौन सी झील? का दवाई प्यालुन, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। वो श्रापित झील, गांव वाले वहां नहीं जाते, आपको भी नहीं जाना चाहिए। मैंने मन ही मन हंसते हुए इसे खारिज कर दिया। हर ऐसी जगह की अपनी लोक कथाएं होती हैं, बच्चों को डराने और पर्यटकों को पवित्र स्थानों से दूर रखने के लिए बनी कहानियां। लेकिन भानु के लहजे में कुछ था, एक अजीब सा भार जो उसकी बातों के खत्म होने के बाद भी हवा में लटका रहा। वह चुपचाप जीप में चढ़ा और इंजन चालू कर दिया। ख्याल रखना साहब, उसने कहा, और फिर जीप धूल उड़ाती हुई दूर चली गई, मुझे उस अनंत जंगल में अकेला छोड़कर। पहले कुछ दिन रोजमर्रा की दिनचर्या में गुजर गए। सुबह के वक्त मैं जंगल की पगडंडियों पर गश्त लगाता, पौधों और जानवरों का दस्तावेज बनाता और इलाके से परिचित होने की कोशिश करता। जंगल हर वक्त जीवंत था, कीड़ों की आवाज, दूर से पक्षियों की पुकार और कभी कभी पत्तों की सरसराहट। लेकिन जंगल के पश्चिमी हिस्से में कुछ अलग था। शुरुआत में मैं समझ नहीं पाया। वहां पक्षी नहीं जाते थे और उनकी अनुपस्थिति उनके गाने से भी ज्यादा बेचैन करने वाली थी। वहां की हवा भारी लगती थी, जैसे पेड़ खुद अपनी सांस रोके खड़े हों। तीसरी शाम तक मैं अपनी दिनचर्या में रच बस गया था। चावल और दाल का साधारण खाना खाने के बाद मैं अपनी डेस्क पर बैठा दिन भर के गश्त के नोट्स लिख रहा था। कोने में रखा रेडियो हल्की फुल्की स्टैटिक आवाजों के साथ सन्नाटे को भर रहा था। धीरे धीरे मुझे इस अकेलेपन में सुकून महसूस होने लगा था। लेकिन उसी रात मैंने पहली बार उन कदमों की आवाज सुनी। शुरुआत में मुझे लगा कि यह जंगल का कोई कर्मचारी होगा, लेकिन फिर याद आया कि यहाँ तो मैं अकेला था। आवाज हल्की थी, बस सूखी पत्तियों का मध्यम चरमराना जो मेरे केबिन के चारों ओर घूम रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया, सोचते हुए कि शायद कोई जानवर या घुसपैठिया होगा। जंगल शांत था। मेरी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए सिर्फ परिचित पेड़ों और झाड़ियों को दिखा रही थी। कौन है वहां? मैंने कड़क आवाज में पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मैं वहीं खड़ा रहा, जितनी देर खड़ा रह सकता था उतनी देर। कदमों की आवाज रुक चुकी थी, लेकिन उस खामोशी ने मुझे जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे जंगल खुद मुझे देख रहा हो। अंततः मैं अंदर लौट आया और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उस रात नींद मुझसे कोसों दूर थी। 5वें दिन तक मैंने और भी अजीब चीजें महसूस करना शुरू कर दिया। जंगल के पश्चिमी किनारे पर मुझे कई मरे हुए जानवर मिले, हिरण, पक्षी, यहाँ तक कि एक बंदर भी। वे सब एक ही जगह के पास पड़े थे। उनके शरीर पर न तो किसी शिकार का निशान था, न सड्डन के कोई संकेत। यह बिल्कुल असामान्य था। बाद में मैंने पास के गांव के बुजुर्ग बाहमुखिम से इस बारे में पूछा। जब मैंने उस स्थान का जिक्र किया तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। यह उस झील की वजह से है, उन्होंने सीधा जवाब दिया। का दवाई प्यालुन, वो जो चाहती है ले लेती है। आपका मतलब है कि जानवर झील की वजह से मर गए? मैंने अविश्वास से पूछा। झील उन्हें बुलाती है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे वह लोगों को बुलाती है। तुम भी देखोगे। उनकी बातों ने मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। मैं इसे अंधविश्वास मानकर टालना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा
तो मैंने कानों में फुसफुसाहट सुनी। पहले यह आवाजें हल्की और दूर से आ रही थी, जैसे पत्तों के बीच हवा सरसराती हो। लेकिन धीरे धीरे वे आवाजें तेज और स्पष्ट होने लगीं, मानो कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये फुसफुसाहटें बाहर से आ रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे पहले रात को कदमों की आवाज आई थी। इस बार मैं बाहर नहीं गया। मैंने अंधेरे में बैठकर टॉर्च को कसकर पकड़ा और आवाजों के बंद होने का इंतजार किया। जब वे आवाजें आखिरकार शांत हुईं, तो राहत की बजाय एक अजीब सा डर मेरे अंदर बैठ गया। ये जंगल जिंदा था, हाँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी था जो प्राकृतिक नहीं था, कुछ जो मुझे देख रहा था और मुझे लग रहा था कि वह मेरा इंतजार कर रहा था। अगली सुबह मैंने देखा कि जंगल पर एक भारी कोहरा छाया हुआ था। यह कोहरा पेड़ों को ऐसे ढक रहा था जैसे कोई चादर हो, हर आवाज को दबा रहा हो और अजीब डरावने साए बना रहा हो। पिछली रात की घटनाओं को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फुसफुसाहट और कदमों की आवाज ने मुझे हिलाकर रख दिया था, लेकिन मेरे अंदर का तर्कशील हिस्सा अब भी यही कह रहा था कि यह सब थकावट और अकेलेपन का नतीजा हो सकता है। खुद को सामान्य बनाए रखने के लिए मैंने अपनी सुबह की गश्त शुरू कर दी। मेरा रास्ता पश्चिम की ओर था, जहां मुझे उन मरे हुए जानवरों के शव मिले थे। जैसे जैसे मैं गहराई में गया, हवा में बदलाव महसूस होने लगा। जंगल की सामान्य मिट्टी और हरियाली की खुशबू की जगह अब एक हल्की सी धातु जैसी गंध ने ले ली थी, और कोहरा हर कदम के साथ और घना होता गया। जब मैं झील के किनारे पहुंचा तो ठिठक गया। कादवाई प्यलुन मेरे सामने थी। उसकी सतह खतरनाक रूप से शांत थी। पानी इतना गहरा था कि रोशनी उसमें समा जाती थी, जैसे उसका कोई अंत ही न हो। चारों ओर के पेड़ झील की ओर झुके हुए थे, उनकी शाखाएं मुड़ी हुई और विकृत, मानो झील को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। और वहां की खामोशी, वह खामोशी ऐसी थी कि रूह तक कांप उठे। न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की सरसराहट, न पत्तों का हिलना, बस पानी की हल्की लहरें जो किनारे से टकरा रही थीं। मैंने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी जूतियों से कंकड़ छटके। जैसे ही मैं झील के करीब पहुंचा, मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही हो। और तभी मैंने उसे देखा, एक आकृति। पहले तो मुझे लगा कि यह कोहरे का कोई खेल है, पेड़ों की परछाई, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वह स्पष्ट हो गई। एक औरत पानी में खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ और उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। मेरी सांस रुक गई। कौन है वहां? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। आकृति ने कोई हरकत नहीं की। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया। पानी उसकी एड़ियों तक पहुंच रहा था, लेकिन वह अजीब तरीके से स्थिर खड़ी थी, मानो वह झील का ही हिस्सा हो। फिर धीरे धीरे उसका सिर उठा। उसकी आंखें अंधेरी, खाली और गहरी खाई जैसी मुझसे टकराईं। मैं पीछे हट गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वह मेरी पसलियों में गूंजने लगा। पलक झपकते ही वह गायब हो गई। झील की सतह पूरी तरह शांत थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। मैं स्टेशन वापस लौटा, मानो किसी ट्रांस में हूं। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि मैंने जो देखा वह मेरी कल्पना थी, तनाव और डर का परिणाम। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे सच्चाई का एहसास था। उस रात फुसफुसाहटें फिर लौट आईं, लेकिन इस बार वे अकेली नहीं थीं। कदमों की आवाजें भी साथ में थीं, भारी और ठोस, जैसे कोई पूरी मंशा के साथ चल रहा हो। वे आवाजें मेरे केबिन के चारों ओर घूम रही थीं, हर कदम ठहराव से भरा। और फिर वे खिड़की के ठीक बाहर रुक गईं। इस बार मैंने बाहर देखने की हिम्मत भी नहीं की। केबिन के अंदर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई, इतना ठंडा कि मेरी सांसें भाप की तरह बाहर निकल रही थीं। मेरी टॉर्च अचानक झपकने लगी और फिर पूरी तरह बंद हो गई। कमरा घने अंधेरे में डूब गया और तभी एक आवाज सुनाई दी, मुलायम, खुरदुरी और स्पष्ट रूप से एक औरत की, राजेश। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया। यह आवाज दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, मानो किसी हवा के साथ बहकर आई हो। राजेश, मेरे पास आओ। मैं चीखना चाहता था, भाग जाना चाहता था, कुछ भी करना चाहता था, पर मेरा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। मैं बस वहीं बैठा रहा, उस अंधेरे में, बेजान। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। उनकी आवाज इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगा जैसे वे मेरे कानों के अंदर गूंज रही हों। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जो खामोशी आई वह पहले से भी ज्यादा डरावनी थी।
सुबह की पहली किरण के साथ जैसे तैसे मैं बाहर निकला। मेरे पैर कांप रहे थे और दिल अब भी बेचैन था। बाहर जंगल पहले जैसा ही शांत था। सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ बदल चुका था। मैंने इसे हवा में महसूस किया, पेड़ों की बढ़ती छायाओं में, जो अब और भी डरावनी और काली लग रही थी। जंगल जिंदा था, हाँ, लेकिन अब वह स्वागत करने वाला नहीं था। और झील, वह जैसे मेरा इंतजार कर रही थी। सुबह मैंने तय करने की कोशिश की कि क्या मुझे इन अजीब घटनाओं के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताना चाहिए। मैं क्या कहता? मुझे लगता है जंगल में भूत हैं। नहीं, वे मुझे पागल करार देते, एक शहर के लड़के के रूप में जिसे जंगल की सच्चाई नहीं समझ आती। इसके बजाय मैंने बाह मुखिम से मिलने का फैसला किया। गांव वालों ने बताया था कि वह उनके लोक कथाओं और जंगल की कहानियों का रखवाला था। वह आदमी जो इस जंगल को किसी और से बेहतर समझता था। अगर कोई मेरी मदद कर सकता था तो वह वही था। बाह मुखिम का घर गांव के किनारे पर था। एक साधारण सी झोपड़ी जिसके बाहर लकड़ी की मूर्तियां और सूखी जड़ी बूटियां लटकी हुई थी। जब मैंने उसे देखा तो उसने मुझे एक सतर्क सी मुस्कान दी। उसका चेहरा समय और अनुभव की लकीरों से भरा हुआ था। तुम नए रेंजर हो, उसने कहा। उसकी आवाज में भारी खासी लहजा था। मैं सोच रहा था कि तुम कब आओगे। उसके शब्दों ने मुझे असहज कर दिया। आपको कैसे पता था कि मैं आऊंगा? मैंने पूछा। बाह मुखिम का चेहरा गंभीर हो गया। क्योंकि झील हमेशा बुलाती है, ये बस समय की बात होती है। मैंने उसे वो सब बताया जो मेरे साथ हुआ था। फुसफुसाहटें, कदमों की आवाजें और झील में खड़ी वह औरत। बाह मुखिम चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें मेरी आंखों से एक पल के लिए भी नहीं हटी। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने गहरी सांस ली और पीछे कुर्सी पर झुक गया। मुझे वही डर था। उसने कहा, का दवाई प्यालुन ने तुम्हें चुन लिया है। चुन लिया है? किस लिए? उसके पास जाने के लिए, उसने सहजता से कहा। फिर बाह मुखिम ने झील की कहानी सुनानी शुरू की। एक सदी पहले गांव पर बुरी किस्मत का साया मंडरा रहा था। फसलें खराब हो रही थीं, बीमारियां फैल रही थीं और लोग अजीब हालातों में मर रहे थे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गांव वालों ने एक युवा महिला मीरा की ओर रुख किया। कहते थे कि मीरा के पास चमत्कारी इलाज के गुण थे। शुरुआत में उसे पूजा गया। उसके उपायों से कई लोगों को राहत मिली, लेकिन जब मुसीबतें खत्म नहीं हुई तो गांव वालों को शक होने लगा। उसके खिलाफ फुसफुसाहटें तेज हो गईं और यह अफवाह फैलने लगी कि वह जादू टोना करती है। फिर एक रात भीड़ ने मीरा को झील तक घसीटा। उन्होंने उस पर अंधकार को बुलाने का आरोप लगाया, वही अंधकार जो उन्हें तबाह कर रहा था। उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसे झील में फेंक दिया। बाह मुखिम ने कहा। उसकी आवाज दुख से भारी हो गई। वह चिल्लाई, बद्दुआएं दी और कहा कि उसकी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक इंसाफ न हो जाए। गांव वाले सोच रहे थे कि इस घटना से उनकी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। झील और भी गहरी और डरावनी हो गई और जंगल ऐसा स्थान बन गया जहां कोई जाना नहीं चाहता। उसकी आत्मा अब भी यहाँ है, बहमुखीम ने कहा। वो उन्हें बुलाती है जिन्हें वो दोषी मानती है, झील तक खींच ले जाती है। एक बार उसकी आवाज सुन ली तो बचने का कोई रास्ता नहीं। मैं बहमुखीम की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। यह सब एक डरावनी कहानी जैसा लग रहा था, जैसे बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कोई गप। लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी थी जो लगातार बढ़ रही थी। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी, चाहे मैंने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की हो। बहमुखीम ने मुझे लंबे समय तक देखा, मानो मेरे भीतर झांक रहे हों। तुम्हें उसकी पुकार को नजरअंदाज करना होगा, उन्होंने कहा। झील के पास मत जाना, चाहे कुछ भी सुनाई दे या दिखाई दे, वो डर और संदेह पर पलती है। उन्होंने मुझे जड़ी बूटियों से भरी एक छोटी थैली और एक लकड़ी का ताबीज दिया। ये थोड़ी सुरक्षा देगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर उसने तुम्हें चुना है तो वो अपना रास्ता निकाल ही लेगी। जैसे ही मैं स्टेशन लौट रहा था, बहमुखीम की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। यह विचार कि मैं एक बदला लेने वाली आत्मा का निशाना बन चुका हूं बेतुका था, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा यकीन था कि वो सही कह रहे थे। स्टेशन पहुंचकर मैंने ताबीज को अपनी मेज पर रखा और उसे देखा। वो साधारण सा दिखता था, लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे खुरदरे तरीके से तराशा गया था, लेकिन उसे पकड़ने से एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उस रात फुसफुसाहटें फिर लौट आईं।
लेकिन इस बार वो बाहर नहीं थी, वो केबिन के अंदर थी। मैं बिस्तर पर सीधा उठकर बैठ गया, एक हाथ में तावीज और दूसरे में टॉर्च पकड़े हुए। फुसफुसाहटें अब ज्यादा तेज थीं, आपस में गड्ढ-मड्ढ आवाजें जो हर दिशा से आती महसूस हो रही थीं। राजेश, मेरे पास आओ, मुझे अपना लो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कमरे को स्कैन किया, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। तभी दरवाजा चरमराकर खुला। मैंने अपनी टॉर्च दरवाजे पर टिका दी। वहां एक परछाई खड़ी थी, एक औरत की, जिसकी आकृति चांद की हल्की रोशनी में उभर रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी मौजूदगी से कमरे में ठंडक भर गई। तुम क्यों विरोध कर रहे हो? वो फुसफुसाई। उसकी आवाज में एक साथ आकर्षण और खतरनाक आभास था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बोलना तो दूर, मेरी पूरी देह जैसे जम गई थी। वो एक कदम आगे बढ़ी और तब मैंने उसका चेहरा देखा। वो मीरा थी। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। उसकी त्वचा सफेद और टूटी फूटी, जैसे पुरानी चीनी मिट्टी। उसकी होंठों पर एक भयावह मुस्कान थी और उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा। मेरे हाथ में पकड़ा ताबीज अचानक गर्म हो गया, मानो जलने लगा हो। मीरा ने एक फुफकार भरी और पीछे हट गई, जैसे किसी चीज ने उसे चोट पहुंचाई हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज हजारों आवाजों की तरह गूंज रही थी। तुम मेरे पास आओगे, सब आते हैं। और फिर वो गायब हो गई। उस रात मैं एक पल के लिए भी नहीं सो सका। सुबह मैंने एक निर्णय लिया। अगर मीरा मुझे चाहती थी तो उसे मुझसे लड़कर जीतना होगा, क्योंकि मैं आसानी से हार मानने वाला नहीं था। मैं सुबह की हल्की रोशनी के साथ जागा, जो केबिन की खिड़कियों से छन कर अंदर आ रही थी। पिछली रात की भयानक मुठभेड़ अब भी मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रही थी। नींद जैसे गायब हो गई थी। मेरा दिमाग बार बार मीरा की भूतिया छवि को दोहरा रहा था। वो फुसफुसाहटें, उसका ठंडा और भयावह चेहरा और उसकी डरावनी चेतावनी, तुम मेरे पास आओगे, मेरे जहन में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। लेकिन डर अब धीरे धीरे एक अडिग संकल्प में बदल रहा था। अगर मीरा सच थी तो श्राप भी सच था, और अगर वो श्राप जिंदगियां ले सकता था तो इसे हराने का भी कोई तरीका होना चाहिए। जल्दी से नाश्ता करके मैंने बहमुखीम का दिया हुआ ताबीज अपने गले में पहना, एक मजबूत टॉर्च और अपनी राइफल संभाली। भले ही मेरा तर्क कहता था कि राइफल किसी आत्मा के खिलाफ बेकार होगी, लेकिन मुझे अपने हाथों में कुछ ठोस रखने का हौसला चाहिए था। मैं झील की ओर चल पड़ा। गांव वाले मुझे जाते हुए देख रहे थे। उनकी नजरों में जिज्ञासा और दया का मिला जुला भाव था। कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं था। उनकी आंखों में यह साफ झलक रहा था कि वो मुझे पहले ही हारा हुआ मान चुके थे। झील की ओर जाने वाला रास्ता असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर जंगल में जो चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं, वो सब गायब थीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका सांस रोके किसी का इंतजार कर रहा हो। जब मैं झील के किनारे पहुंचा तो ठहर गया। पानी पूरी तरह स्थिर था। इसकी सतह काले शीशे जैसी लग रही थी। हवा का नामो निशान नहीं था। फिर भी किनारे पर खड़े सरकंडे धीरे धीरे झूल रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छू दिया हो। मुझे अचानक एक ठंडी सिहरन महसूस हुई और तभी मैंने उसकी आवाज सुनी, राजेश। आवाज धीमी और कोमल थी, लेकिन उस मिठास के नीचे कुछ गहरा, कुछ भूखा छिपा हुआ था। तुम मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? मैंने अपनी टॉर्च से चारों तरफ देखा। रोशनी अंधेरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज जारी रही, पहले से ज्यादा जोरदार और अडिग। मेरे पास आओ, मुझसे जुड़ जाओ, तुम्हारी किस्मत तय हो चुकी है। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। मेरे हाथों की नसें सफेद पड़ गईं। तुम मुझे डरा नहीं सकती मीरा, मैंने चीख कर कहा। मेरी आवाज झील के चारों तरफ गूंज गई। मैं तुमसे नहीं डरता। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर झील में उथल पुथल मच गई। पानी हिंसक रूप से उबलने लगा। लहरें किनारों से टकराने लगीं। झील के बीच से एक आकृति उभरी। उसका शरीर धुएं और पानी से बना हुआ लग रहा था, जो मरोड़ खा रहा था। मीरा। उसकी खाली आंखें मुझ पर जमी थीं और मैंने अपने सीने पर एक बर्फीली पकड़ महसूस की। ऐसा लगा जैसे उसकी नजरें मेरी आत्मा में झांक रही हूं, मुझे उसकी तरफ खींच रही हूं। तुम मुझे नकारने का अंजाम भुगतोगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज किसी तूफान जैसी गूंज रही थी। किनारे के पास खड़े सरकंडे हिलने लगे, सांपों की तरह मेरी ओर बढ़ते हुए। मैं लड़खड़ा कर पीछे कीचड़ में गिर गया। सरकंडे मेरी टांगों को जकड़ने लगे, मुझे पानी की तरफ खींचने लगे।
मैंने बेतहाशा संघर्ष किया, पैरों को झटकते हुए और हाथों से सरकंडों को हटाने की कोशिश की। मेरे गले में लटका ताबीज हल्की रोशनी में चमक उठा और सरकंडों ने एक पल के लिए रुककर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैं किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा, बिना रुके तब तक दौड़ता रहा जब तक रेंजर स्टेशन नहीं पहुंच गया। उस रात मैं केबिन की मध्यम रोशनी में बैठा यह सोचने की कोशिश करता रहा कि आखिर ये सब हुआ क्या। मीरा सच थी, श्राप सच था और मैं उस झील के खेल में गहरे फंस चुका था। आने वाले कुछ दिन धुंधले से गुजरे। मैंने खुद को काम में डुबो दिया, जंगल की गश्त, वन्य जीवों का दस्तावेजीकरण, कुछ भी जिससे मेरा दिमाग व्यस्त रहे। लेकिन अब जंगल अलग सा महसूस हो रहा था। हवा भारी और बोझिल थी और परछाइयां मुझे नजरें चुराते हुए हिलती डुलती लगीं। हर रात वो फुसफुसाहटें लौट आती, अब वो और ज्यादा तेज और जिद्दी हो गई थी। वो दर्द, विश्वासघात और मौत की बातें करती थी और हमेशा वो उसकी डरावनी चेतावनी पर खत्म होती। तुम मेरे पास आओगे। नींद अब बस एक भूली हुई चीज बन गई थी। आईने में मेरा अक्स अब किसी अजनबी जैसा लगता, फीका, थका हुआ और डरावना। मैंने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। क्या मीरा सच में थी या ये सब मेरा दिमागी भ्रम था? गांव वाले अब मुझसे बचने लगे थे। उनकी सतर्क निगाहें मेरे डर को और बढ़ा देती थी। वो शायद मान चुके थे कि झील ने मुझे अपनी जद में ले लिया है। यहां तक कि बह मुखीम भी अब दूर से ही बातें करने लगा। उसकी रहस्यमयी सलाह मेरे लिए अब किसी राहत का जरिया नहीं रही। झील उसी को चुनती है जिसे वो चाहती है, उसने कहा, और एक बार झील चुन ले तो बचने का कोई रास्ता नहीं। हताशा ने मुझे उस डायरी की तरफ वापस खींच लिया जो मुझे केबिन में मिली थी। पिछले रेंजर ने भी वही डरावनी घटनाएं झेली थी। वो फुसफुसाहटें, डरावने दर्शन और धीरे धीरे बढ़ता हुआ विनाश का एहसास। उसकी आखिरी प्रविष्टियां बिखरी हुई थीं। झील और मीरा के बारे में अजीबोगरीब बातें भरी हुई। एक पंक्ति ने मेरा ध्यान खींचा। वो डर से अपनी ताकत बढ़ाती है। जितना ज्यादा तुम उससे डरोगे उतनी ही शक्तिशाली वो बनती जाएगी। मैंने उस वाक्य को बार बार पढ़ा, जैसे उसमें कहीं उम्मीद की कोई झलक छुपी हो। उस रात जब फुसफुसाहटें चारों तरफ गूंजने लगीं और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और खुद को बोलने के लिए मजबूर किया। तुम मुझे नहीं पा सकती, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे नहीं डरता। फुसफुसाहटें एक पल के लिए रुक गईं, फिर पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ लौट आईं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने उन शब्दों को एक मंत्र की तरह दोहराना शुरू कर दिया। मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मुझे नहीं पा सकती। पहली बार फुसफुसाहटें सुबह होने से पहले ही गायब हो गईं। लेकिन मुझे पता था ये बस शुरुआत थी। मीरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले दिन की शाम तक मीरा को रोकने की हमारी नाजुक जीत धुंधली पड़ चुकी थी। जंगल अब पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे झील का अस्तित्व केवल उसके किनारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने रेंजर स्टेशन तक अपनी जड़ें फैला दी। फुसफुसाहट अब अंधेरे तक सीमित नहीं थी। वे दिन की रोशनी में भी घुसपैठ कर रही थी, जैसे रेंगते हुए मेरे कानों में अपना झर घोल रही हूं। तुम मेरे पास आओगे। डायरी में लिखी चेतावनी मुझे लगातार परेशान कर रही थी। वह डर से अपना पोषण करती है, लेकिन डर को रोक पाना नामुमकिन था। सिर्फ झील ही मुझे नहीं डरा रही थी, बल्कि इस सच्चाई का एहसास मुझे और ज्यादा खौफनाक लग रहा था कि मैं किसी ऐसी ताकत द्वारा शिकार हो रहा था जिसे मैं समझ भी नहीं सकता था और लड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकता था। उस मजबूरी में मैं फिर से बाहमुखीम के पास गया। वह बूढ़ा कबीलाई मुखिया अपनी साधारण झोपड़ी में आग के पास बैठा था। उसका चेहरा उम्र और अनुभव की रेखाओं से भरा हुआ था। वह और ताकतवर होती जा रही है, मैंने कहा, अपनी आवाज को मुश्किल से स्थिर रखते हुए। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। अब मैं दिन में भी उसकी आवाज सुन सकता हूं। बाहमुखीम ने गंभीरता से सिर हिलाया। झील जाग रही है। उसका शाप तब और बढ़ता है जब उसका समाधान नहीं होता। वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसकी पीड़ा का बदला न ले लिया जाए। बदला? मैंने पूछा। वह क्या चाहती है? न्याय? प्रतिशोध? मुखिया ने आग में घूरते हुए एक लंबा पल लिया, फिर धीरे से कहा, वह अपने कष्टों को स्वीकार करने की चाह रखती है, लेकिन वह खून भी चाहती है। उनका बलिदान जो उसकी मौत के लिए दोषी है। खून? मैंने धीरे से कहा, डर से कांपते हुए। वह चाहती है कि कोई मरे? बाहमुखीम ने पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा तरीका है जिससे उसे शांत किया जा सकता है, बिना और मौत के।
लेकिन इसके लिए तुम्हें अकल्पनीय साहस और संकल्प चाहिए होगा। मैंने उससे और कुछ नहीं पूछा। शायद मैं जानना ही नहीं चाहता था। रवि की हालत अब और ज्यादा खराब हो गई थी। वह शायद ही कभी केबिन से बाहर निकलता, और जब निकलता भी तो झील की तरफ देखता तक नहीं था। उसका आत्मविश्वास, जो कभी उसकी पहचान थी, अब गहरी डर की छाया में दब चुका था। एक शाम मैंने उसे केबिन के फर्श पर बैठा हुआ पाया। वह अपने परिवार की एक तस्वीर को कसकर पकड़े हुए था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें नींद की कमी से लाल हो चुकी थीं। वह मेरे सपनों में आती है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। वह मुझे दोष देती है उन पापों के लिए जो मेरे पूर्वजों ने किए। वह कहती है कि मैं जिम्मेदार हूं। तुम जिम्मेदार नहीं हो रवि, मैंने दृढ़ता से कहा, हालांकि मेरी अपनी आवाज में विश्वास की कमी थी। यह तुम्हारी गलती नहीं है, उसने अपना सिर जोर से हिलाया। तुम समझते नहीं हो। वह मुझे चीजें दिखाती है, ऐसी चीजें जो असली लगती हैं। मैं भीड़ को उसे झील तक घसीटते हुए देख सकता हूं। मैं उसकी चीखें सुन सकता हूं और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं भी उनके साथ वहां खड़ा हूं। उसकी बातों ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। क्या मीरा हमें अपनी यादों में खींचकर अपने दर्द को दोबारा जीने पर मजबूर कर सकती थी? मैंने उसके कंधे पर सांत्वना से हाथ रखा। हम इसका कोई हल ढूंढ लेंगे, मैंने कहा, हालांकि मुझे खुद नहीं पता था कि कैसे। रातें और भी भयानक होती जा रही थीं। परछाइयां अब किसी उद्देश्य के साथ चलती प्रतीत होती। उनकी आकृतियां लगभग इंसानों की तरह दिखती थीं। फुसफुसाहटें अब कई आवाजों में बदल चुकी थीं। दुख भरी चीखें, तुम बच नहीं सकते, उसका दर्द अनंत है, वह तुम्हें ले जाएगी। एक रात मैं जागा तो रवि को खिड़की के पास खड़ा पाया। वह झील की ओर घूर रहा था। उसका चेहरा भावशून्य था। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए झील पर टिकी थीं। रवि, मैंने धीरे से पुकारा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं उसके पास गया और उसके हाथ पर हाथ रखा। वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके होंठ कांप रहे थे। वह मुझे बुला रही है, उसने कहा। मैं उसे सुन सकता हूं। वह चाहती है कि मैं झील के पास आऊं। तुम कहीं नहीं जा रहे, मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं दूर से आ रही थी। वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक मैं न आ जाऊं। अगले दिन मैंने कुछ करने का फैसला किया। मैं इस श्राप को रवि या खुद को निगलने नहीं दे सकता था। ताबीज और डायरी को लेकर मैं झील के पास वापस गया, यह ठान कर कि मैं उस ताकत का सामना करूंगा। झील के चारों ओर की हवा बोझिल थी, जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक रखी हो। मैं पानी के किनारे खड़ा हुआ, ताबीज को कसकर पकड़ते हुए। मीरा, मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज शांत पानी पर गूंज उठी। अगर बात करनी है तो मुझसे करो, रवि को छोड़ दो। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर पानी में लहरें उठने लगीं और मीरा की आकृति एक बार फिर उभर आई। उसकी नजरें मेरी नजरों से मिलीं और मैंने ठंड की एक लहर अपने अंदर महसूस की। तुम उसे बचा नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में क्रोध और घृणा थी। वह मेरा है, तुम मेरे हो, यह जंगल मेरा है। मैंने ताबीज को ऊपर उठाया, जिसकी हल्की चमक अंधकार को काट रही थी। तुम हमें नियंत्रित नहीं करती मीरा, मैंने अपनी आवाज में ताकत भरते हुए कहा। हम तुमसे नहीं डरते। उसकी हंसी झील के चारों ओर गूंज उठी, एक ऐसी हंसी जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। झूठ मत बोलो राजेश, मैं तुम्हारा डर महसूस कर सकती हूँ। यह मुझे ताकत देता है, यह मुझे और शक्तिशाली बनाता है। बह मुखिम के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसके दर्द का बदला न लिया जाए। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभालते हुए। तुम क्या चाहती हो मीरा? इस सब को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? उसका चेहरा पल भर के लिए बदल गया, जैसे उसकी भयावहता के पीछे इंसानियत की झलक दिखी। जो हुआ उसे पलटा नहीं जा सकता, उसने धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा। लेकिन तुम मेरे दर्द को स्वीकार कर सकते हो, मुझे न्याय दे सकते हो। कैसे? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। वो हल्के से मुस्कुराई, एक उदास और भूतिया मुस्कान। जो मुझे मारने के जिम्मेदार हैं, उनके वंशजों को मेरे पास लाओ, उनके खून से मेरे दर्द को तसल्ली मिलेगी। उसके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। क्या मैं रवि को उसकी क्रोध की भेंट चढ़ा सकता हूँ? मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा, मैंने दृढ़ता से कहा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में गुस्से की लपटें भड़क उठी। कोई और रास्ता नहीं है, उसने सिसकारते हुए कहा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं जैसा होगा। झील एक बार फिर भयानक रूप से उबलने लगी
और मैं अम्यूलेट को कसकर पकड़ते हुए पीछे हट गया। मीरा का अक्स पानी में समा गया। मुझे तब समझ आया कि वक्त अब बहुत कम बचा है। मीरा का क्रोध बढ़ता जा रहा था और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो हमें तबाह कर देगी। झील के पास बिताई रातें अब असहनीय हो चुकी थीं। फुसफुसाहटें अब चिल्लाहटों में बदल गई थीं और जंगल जैसे किसी दुष्ट ताकत से भर गया था। हर पत्ते की सरसराहट धमकी लगती थी और हर परछाई मानो मीरा के बढ़ते प्रभाव की निशानी थी। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका मजाकिया और बेफिक्र स्वभाव गायब हो चुका था। अब वो झील के करीब जाने से भी डरता था। जब वो बोलता तो उसकी आवाज में डर और थरथराहट साफ झलकती। वो मुझे देख रही है, हर वक्त देखती है, उसने एक रात बुदबुदाया। उसकी आंखें कमरे के हर कोने में घबराहट से दौड़ रही थी, जैसे वो किसी को खोज रहा हो। मैंने खुद को किताब और अम्यूलेट में डुबो लिया, उम्मीद करते हुए कि इसमें इस बुरे सपने को खत्म करने का जवाब हो। लेकिन जितना मैंने पढ़ा उतना ही निराश होता गया। झील से लड़ने की कोशिश करने वाला हर व्यक्ति या तो गायब हो गया या पागल हो गया। आखिरकार मैं बेहमुखिम के पास फिर गया। उनकी झोपड़ी में अंधेरा छाया हुआ था और बुझती आग की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने उन्हें ताज़ा घटनाएं बताईं और उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है राजेश, उन्होंने कहा। झील की ताकत अपने चरम पर पहुंच रही है। अगर रक्त चंद्रमा के उगने से पहले श्राप का समाधान नहीं हुआ तो ये सब कुछ खा जाएगी, जंगल, गांव और तुम। कोई और रास्ता होगा, मैंने विनती की। मैं रवि को उसके हवाले नहीं कर सकता, वो निर्दोष है। बेहमुखिम ने गहरी सांस ली और दुख भरे स्वर में कहा, कोई भी पूरी तरह निर्दोष नहीं होता राजेश। पूर्वजों के पाप खून में बहते हैं। लेकिन उन्होंने रुककर मेरी ओर गंभीरता से देखा। शायद उसे शांत करने का एक और तरीका हो सकता है जिसमें और खून न बहे। कैसे, मैंने पूछा। तुम्हें उसका दर्द खुद पर लेना होगा, खुद को उसके सामने पेश करना होगा, एक साक्षी के रूप में जो उसके दुख का बोझ हमेशा के लिए उठाएगा। रक्त चंद्रमा की रात आ गई। जंगल में भयानक सन्नाटा था। न कोई पक्षी बोल रहा था, न हवा चल रही थी। झील का पानी ठंडा और भयावह चमक रहा था। मैं और रवि झील के किनारे खड़े थे। आसमान में चमकता लाल चांद झील की सतह पर भयानक छवि बना रहा था। हवा में किसी अनजानी शक्ति का भार था। यही वक्त है, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। जो भी हो, हम इसका सामना साथ करेंगे। रवि ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसके हाथ में वो ताबीज था जो उसके पुश्तैनी घर से मिला था। जैसे ही रक्त चंद्रमा आसमान में सबसे ऊपर पहुंचा, झील भयंकर तरीके से उबलने लगी। उसमें से एक आकृति उभरी, मीरा। वो पहले से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और उसकी मुस्कान क्रूरता से भरी थी। तुम आ गए, उसने गूंजती आवाज में कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तावीज को ऊंचा उठाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। हम यहाँ इसे खत्म करने आए हैं मीरा, मैंने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा। तुम्हें क्या चाहिए, बता दो। वह हंसी और उसकी हंसी में ऐसा डरावना एहसास था कि मेरी रूह कांप उठी। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। खून का बदला खून, दर्द का बदला दर्द। तुम मुझे ले लो, मैंने कहा। मेरे शब्द बिना सोचे समझे निकल गए थे। रवि ने हतप्रभ होकर मेरी ओर देखा, लेकिन मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मेरी नजरें मीरा की जलती हुई आंखों से टकराईं, जैसे उसे चुनौती दे रहा हूं कि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार करे। तुम उसके लिए खुद को कुर्बान कर दोगे, उसने पूछा। उसकी आवाज में उपहास भरा हुआ था। हाँ, मैंने दृढ़ता से कहा। लेकिन तभी अगर यह शाप यहीं खत्म हो जाए और कोई मौत नहीं और कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ मैं। मीरा का रूप झिलमिलाया। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द के बीच संघर्ष साफ झलक रहा था। तुम्हारी आत्मा पर्याप्त नहीं है, उसने कहा, लेकिन फिलहाल ये चलेगी। झील एक चकाचौंध भरी रोशनी से भर गई और मीरा की आत्मा ने मुझे घेर लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा को चीरकर अलग किया जा रहा हो। रवि ने मेरा नाम चीख कर पुकारा, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और अंधकार ने मुझे अपने अंदर समेट लिया। उस क्षण मैंने मीरा की यादें देखी। उसका वह जीवन जो आरोपों से पहले था, उन लोगों का विश्वासघात जिन पर उसने भरोसा किया था, और उसके अंतिम पलों की पीड़ा। मैं तुम्हारा दर्द अपने साथ लेकर चलूंगा, मैंने धीरे से कहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम्हें भुलाया नहीं जाएगा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और अंधकार छटने लगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली
तो झील शांत थी। मीरा जा चुकी थी। रवि मेरे ऊपर झुका हुआ खड़ा था। उसका चेहरा फक था, लेकिन उसकी आंखों में राहत थी। तुमने कर दिखाया, उसने कहा, लेकिन सच्चाई मैं जानता था। शाप खत्म नहीं हुआ था, वह केवल बदल गया था। आने वाले दिनों में गांव वाले लौट आए। अब जंगल मीरा के गुस्से से मुक्त था, लेकिन मैं वहीं रहा, झील का शाश्वत रक्षक बनकर। वो फुसफुसाहटें कभी पूरी तरह से नहीं थमी। वे हमेशा मेरे आसपास गूंजती रहती, मुझे इस बोझ की याद दिलाते हुए जो अब मेरा हिस्सा बन चुका था। और मीरा, वह भले ही चली गई थी, लेकिन उसकी उपस्थिति अब भी साए की तरह मेरे साथ थी, देखती हुई और इंतजार करती हुई। क्योंकि मैंने सीखा था कि शाप कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते, वे केवल किसी और को सौंप दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।